राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव हाई प्रोफाइल हो गया है और लोकसभा के चुनाव में भी कई तरह के रंग देखने को मिलेंगे। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की सांसद बनेंगी। कांग्रेस इस लिहाज से अब उन्हें राजस्थान लेके आई है। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में अपना नामांकन बतौर राज्यसभा सांसद डाल दिया है। यह जो घटनाएं हैं जिन पे आज हम जिक्र करने वाले हैं विश्लेषण कार्यक्रम में, यह देश की राजनीति में एक अनूठा मोड़ किस तरह से ले आएगी, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान की अंदरूनी राजनीति पर इनकी ये जो इनकी कांग्रेस की, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से असर डालेगी, इस पे भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो राजस्थान में सोनिया गांधी का राज्यसभा का चुनाव लड़ना, साथ ही राज्यसभा के सांसद जो कि राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनको इस बार राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं घोषित करना, पाली के सुमेरपुर से 2 बार विधायक रह चुके, राजस्थान की विधानसभा में डिप्टी चीफ विप रह चुके मदन राठौड़ को राज्यसभा भेजा जाना, मांगीलाल गरासिया को बतौर राज्यसभा के सांसद के तौर बीजेपी की ओर से प्रोजेक्ट करना, ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और यह चीज़ें किस तरीके से राजस्थान में लोकसभा चुनाव की ज़मीन तैयार करेगी। हर 2 साल में राज्यसभा के चुनाव होते हैं, यहाँ से मनमोहन सिंह भेजे जाते रहे हैं। कांग्रेस अपने सबसे बड़े दिग्गजों को वहाँ से राज्यसभा भेजती है जहाँ उनके कोई चांसेस हारने के नहीं रहते। मसलन कांग्रेस यहाँ 40 या 50 सीटों पे होती तो इतना लोड नहीं लेती कि सोनिया गांधी को यहाँ लाया जाए। वही निष्ठा दिखाने की कोशिश में कांग्रेस के नेता कल से चीख रहे हैं कि सोनिया गांधी जी यहाँ आएंगे तो देश का नक्शा बदल जाएंगे। हालांकि वो जहाँ से चुनाव लड़े लोकसभा का, और लोकसभा में पिछले 5 बार से लगातार सांसद हैं, कितना बदला यह जनता जानती है। लेकिन राजस्थान आने से राजस्थान की राजनीति में क्या बदलेगा, यह बड़ा सवाल है। राजस्थान में फिलहाल मनमोहन सिंह यहाँ से सांसद थे, उम्र खासा हो चुकी है, लिहाजा वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अब किसी भी सदन में नहीं होंगे। देश के ख्यातनाम अर्थशास्त्री, वो जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, उनको युवा तुर्क चंद्रशेखर राजनीति में लेके आए और अपना इकोनॉमिक सलाहकार यानी कि अपना जो अर्थशास्त्रिक आर्थिक मामलों का सलाहकार बनाया प्रधानमंत्री का। चंद्रशेखर की सरकार पूर्ण रूप से 4 महीने और कुल मिला के 7 महीने तक चली थी। मनमोहन सिंह के लिए कहा जाता है भागे भागे आए और बोले आपने इस्तीफा दे दिया, मेरा क्या होगा, मैं तो नौकरी छोड़ के आ गया। तो कहा जाता है कि उनको फिर चंद्रशेखर ने साइन करके यूजीसी का चेयरमैन बनाया। अब पीवी नरसिम्हा राव चंद्रशेखर को पूछते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो आर्थिक मामलों को समझता हो, क्योंकि वो जो दौर था देश का जब आर्थिक आपातकाल में कई देश डूब गए थे, खाड़ी देशों का खाड़ी संकट चल रहा था। ऐसा कहते हैं जब चंद्रशेखर ने सत्ता संभाली तो तत्कालीन वित्त सचिव विमल जालान उनके पास आए और बोले कि देश में अब फॉरेन रिजर्व नहीं बचा है, ज़्यादा करेंसी नहीं है। तो चंद्रशेखर ने कहा आप अब तक नींद ले रहे थे क्या, आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे? बोले नहीं, मैंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को और उनके बाद वीपी सिंह को भी इस बारे में सचेत किया, लेकिन उनका आगे देखेंगे, और अब फॉरेन रिजर्व नहीं बचा है, देश की अर्थव्यवस्था गिरने वाली है। तो चंद्रशेखर ने बताया जाता है कि 40 टन और 20 टन कुल मिला के 60 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा, देश को मुद्रा के अवमूल्यन से बचाया। एक ख्यातनाम लेखक जो है रॉड्रिक मैथ्यूज अपने एक पुस्तक में लिखते हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भी भारत में हुआ है जिसने जलते हुए देश पर खुद को कंबल की तरह डाल दिया। चंद्रशेखर की ज़्यादा जिक्र नहीं होती, लेकिन मनमोहन सिंह के अगर जड़ों को टटोला जाए कि उनकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है, एक अर्थशास्त्री हैं, किस तरह से पॉलिटिक्स में आते हैं, तो उन जड़ों में चंद्रशेखर खड़े नजर आएंगे, पीवी नरसिम्हा राव नजर आएंगे। तो पीवी नरसिम्हा राव चंद्रशेखर को पूछते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इकोनॉमिक सिचुएशन को संभाल सके, तो उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम सुझाया। संसद में एक जगह भाषण में जब जिक्र आता है, मनमोहन सिंह उस जिक्र के बीच में आते हैं। ऐसा कहा जाता है मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव ने, चंद्रशेखर ने जो सलाह दी कि आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, इनका आप काम ले सकते हैं, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना दिया। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा से सदन में नहीं पहुंचे, हमेशा राज्यसभा से ही लड़ते रहे, वो भी इसी तरह की सुरक्षित सीटों से, जैसे कि सोनिया गांधी जयपुर से या राजस्थान से राज्यसभा की सीट तलाश रही हैं। तो हुआ ये कि जब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बना दिए गए और जिस तरह का बजट उन्होंने पेश किया, जिसको आज हम देखते हैं ग्लोबल विलेज की अवधारणा वाला बजट, जिसने देश के रास्ते खोल दिए, बाहरी कंपनियों को आने दिया, जबकि पहले जो समाजवाद वाली पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस भी समाजवाद पे थी
बाद में समाजवादियों की सरकार रही, चाहे वो 77 से 80 रही या उसके बाद में वीपी सिंह चंद्रशेखर की सरकारें रही। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए ये सफ़े खोल देती हैं कि आपको आना चाहिए, और बड़ी कंपनियां अंदर आई। और चंद्रशेखर संसद में खड़े होकर कहते हैं कि यह आपने क्या कर दिया। अगर आप आर्थिक मामलों में कंपनियों का हस्तक्षेप स्वीकार करेंगे तो एक दिन आपको राजनीतिक मामलों में भी कंपनियों का हस्तक्षेप स्वीकार करना पड़ेगा। तो खड़े होते हैं प्रधानमंत्री, कम बोलते थे, 11 भाषाएं जानते थे पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन वो 12वीं ज़्यादा पसंद करते थे। 12वीं भाषा मतलब मौन की भाषा, चुप रहना ज़्यादा पसंद करते थे। तो पीवी नरसिम्हा राव खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप ही नहीं तो इनका नाम सुझाया था। तो चंद्रशेखर का डायलॉग आता है कि मैंने आपको चाकू दिया था सब्जी काटने के लिए और आपने उससे देश का गला काट डाला। खैर, ये ऐतिहासिक किस्से हैं, राजनीति से जुड़े हुए, भारत के अर्थतंत्र से जुड़े हुए। लेकिन यह है कि अब ख्यातनाम अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह देश के किसी भी उच्च सदन या निम्न सदन के सदस्य नहीं होंगे। देश में 2 बार प्रधानमंत्री रहे, बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए, देश में करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने वाला दावा जरूर गूंजता है। नरेगा जैसी स्कीम, आप ये देखिए कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके अलावा आरटीआई एक्ट, आरटीई एक्ट समेत तमाम रिवॉल्यूशनरी बदलाव मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए। लेकिन मनमोहन सिंह को एक कठपुतली कहा जाता, और कठपुतली जिन उंगलियों के निशानों पे नाचने का आरोप लगता रहा है, वो उंगलियां जो है अब राजस्थान में भेजी गई हैं। नाम है सोनिया गांधी। इटली मूल की सोनिया गांधी 5 बार से लोकसभा की सांसद हैं। नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी राजनीति में आए, लेकिन भाई संजय की मौत के बाद उन्हें आना पड़ा। सोनिया गांधी भी बाद में राजनीति में आती हैं, 5 बार से सांसद हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। अब वो सुरक्षित सीट तलाश रही हैं। उम्र और सेहत का मामला है ज़रा, तो उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस के बड़े दिग्गज राज्यसभा में रह गए, अकेले राहुल गांधी सिमट गए हैं लोकसभा में। आप अगर देखें तो कांग्रेस के जयराम रमेश राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन राज्यसभा में हैं, केसी वेणुगोपाल राज्यसभा में हैं, और दिग्विजय सिंह राज्यसभा में हैं। तो राज्यसभा हो गई है। लोकसभा में अब विपक्ष में कांग्रेस क्या अपना दर्जा खोती जा रही है। खैर, दर्जा तो उन्हें 10 साल से नहीं मिल रहा है प्रतिपक्ष का, लेकिन सबसे बड़ा दल होने के बावजूद कांग्रेस जो है वो इस तरह से बैकफुट पे आ रही है कि उनके दिग्गज जो है वो कई चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। सोनिया गांधी के राजस्थान आने से एक चीज़ तो क्लियर है कि अब प्रियंका गांधी शायद चुनाव लड़े लोकसभा का। तो बड़े सूत्र ये भी बताते हैं कि अब प्रियंका गांधी का प्रोजेक्शन कांग्रेस करेगी इसी चुनाव से। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण निकाल रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहले वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा चुके हैं। तो ये चीज़ें जो है देखते हैं कैसे मुकम्मल होती है। लेकिन राजस्थान में कुछ चीज़ें बदल जाएगी। राजस्थान में जो चीज़ें बदलेगी वो ये है कि सोनिया गांधी के यहाँ आने के बाद जो उनके जो सिपह सालार हैं, खास करके अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह, पहले यह भी चला था, भंवर जितेंद्र सिंह का नाम भी चला था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। ये नाम 2021 में चला था, 22 वाला, जब हर 2 साल में होते। 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे तो भंवर जितेंद्र जो आजकल प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, कांग्रेस के महासचिव हैं, राहुल गांधी के नज़दीकी और विश्वस्त लोगों में माने जाते हैं। तो भंवर जितेंद्र सिंह को यहाँ से राज्यसभा भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन अशोक गहलोत खेमे को लगा कि भंवर जितेंद्र सिंह अगर और प्रभावी हो गए या राजस्थान की राजनीति में बतौर राज्यसभा सांसद उनका सीधा दखल हो गया तो फिर खेमा थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, वो भी ऐसे दौर में जब उनकी सीधी लड़ाई सचिन पायलट से चल रही थी। तो अशोक गहलोत खेमा एक चाल रचता है, और उस चाल को रचने में मुख्य भूमिका निभाते हैं उनके लेफ्ट हैंड सिपह सालार धर्मेंद्र राठौड़। राजपूतों के बड़े संगठन प्रताप फाउंडेशन की एक रैली हुई थी जयपुर में, लाखों की भीड़ जुटी। कांग्रेस को यह लगा कि किसी राजपूत को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, और उन्हें जितेंद्र सिंह उसके लिए मुफीद उम्मीदवार लगे। लेकिन मंत्री का दर्जा पाए हुए धर्मेंद्र राठौड़ का नाम प्रताप फाउंडेशन की ओर से एक पत्र पे लिखवाया जाता है, और वो कुछ अखबारों और टीवी चैनल्स की सुर्खियां बनवा के उस योजना पे ब्रेक डाल दिया जाता है कि राजपूतों के प्रतिनिधि धर्मेंद्र राठौड़ हैं। हालांकि वो प्रतिनिधि बनकर आजकल जालोर सिरोही में घूम भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो आका हैं अशोक गहलोत, उनके साहबजादे वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव में
जीत नहीं पाए तो उन्हें जालोर सिरोही से मौका मिल जाए। उनकी लाल डायरी में हालांकि जिक्र हुई हैं कई चीज़ों की कि किस तरीके से उनको क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने के लिए पैसों का लेन देन हुआ, हिसाब नहीं हुआ, कई तरह के नाम हैं उसके अंदर। खैर, तो धर्मेंद्र राठौड़ की गुगली ने जितेंद्र सिंह को 2022 वाले राज्यसभा चुनाव में राज्यसभा भेजे जाने से रोकने की कोशिश की। हालांकि धर्मेंद्र राठौड़ साथ दिखाई देते हैं अक्सर भंवर जितेंद्र सिंह के। इस घटनाक्रम के बाद मुझे लगता नहीं कि भंवर जितेंद्र सिंह को इस तरह की कोशिशों से कोई फर्क पड़ता होगा, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ बाद में उनके साथ दिखाई दिए हैं। तो यह अब किसे भेजा जाए, तो एक बार फिर से भंवर जितेंद्र आए उससे अच्छा है कि सोनिया गांधी आए। तो भंवर जितेंद्र के इलाके वाले टीकाराम जूली भी पैरवी करते हैं, अशोक गहलोत भी करते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी करते हैं, सचिन पायलट कहाँ जाएंगे, वो भी करेंगे ही निश्चित तौर पे, क्योंकि वो गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। ऐसे में जब यह स्थिति है कि जब नाम चला है कि मानवेंद्र सिंह का नाम चला या भंवर जितेंद्र का चला, तो ये तो तय है कि कांग्रेस की ओर से इस कम्युनिटी से फिलहाल किसी को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, वो भी इस अवस्था में जब इस समाज से सिर्फ एक विधायक हैं समरजीत सिंह। और इससे पहले भी अगर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को छोड़ दें तो शायद ही इस कम्युनिटी से किसी को राज्यसभा कांग्रेस ने भेजा होगा। खैर, लोकसभा चुनाव में इनका क्या असर पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो अब आने ही वाले हैं और लोकसभा चुनाव में को लेके सारे फैसले लिए जा रहे हैं मोदी सरकार की ओर से। राजस्थान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान में पहली बार ऐसा होगा कि 6 हाई प्रोफाइल सीट हो जाएंगी लोकसभा की। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर सिटी से लड़ सकते हैं। यह एक कयास है, सच भी हो सकता है, बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आईटी सिटी को लेके गंभीरता से केंद्र सरकार सोच रही है कि जयपुर में कोई बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएं जिससे इस इलाके को कनेक्ट किया जा सके दुनिया से। पूर्व का पेरिस कहा जाने वाला जयपुर, अगर प्रधानमंत्री यहां से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी को एक बड़ा फायदा होगा। फिलहाल अब तक बनारस, वाराणसी या काशी जिसे कहा जाता है महादेव की नगरी, वहां से प्रधानमंत्री लगातार 2 बार से सांसद हैं। तो अगर प्रधानमंत्री लड़ते हैं तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट देश की यही होंगी, लेकिन यह भविष्य के गर्त में है। लेकिन देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी से लगभग फाइनली दावेदार होंगे बीजेपी के। और अगर देखा जाए जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे ही, हालांकि उनके खिलाफ कुछ पर्चे लगे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को या मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके अलावा कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर से, अर्जुन राम मेघवाल जो देश के विधि मंत्री हैं वो बीकानेर से, और भूपेंद्र यादव कहा जा रहा है अलवर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम है अश्विनी वैष्णव का, जिन्हें पाली से लड़ाया जा सकता है। जयपुर सिटी से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लड़ते हैं तो जयपुर सिटी से भी उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। भूपेंद्र यादव का लड़ना तय माना जा रहा है। देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री है, राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन उनको इस बार राज्यसभा राजस्थान से नहीं भेजा जा रहा है, लिहाजा तय है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अश्विनी वैष्णव की चर्चा कटक यानी कि उड़ीसा से भी है, क्योंकि वो उड़ीसा में आईएएस रहे हैं। जोधपुर में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की, मूलतः पाली के रहने वाले हैं। विप्र सम्मेलन जो ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित किया गया था उसमें मुख्य अतिथि थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा स्पीच दिया था जिसमें एक पॉलिटिकल पुट भी था। तो अश्विनी वैष्णव एक कद्दावर दावेदार हो सकते हैं। देश के रेल मंत्री हैं, उन्होंने 3 वंदे भारत ट्रेन राजस्थान को दी है। इसके अलावा जयपुर के चारों तरफ एक रिंग रेलवे सर्किट का प्रस्ताव उन्होंने दिया है और वो लगातार राजस्थान में सक्रिय दिखाई दिए हैं अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव को भी राजस्थान की किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो अब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा चुनाव में 3-4 सीटें हाई प्रोफाइल रहती रही हैं राजस्थान में, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान की 25% सीटें यानी कि कम से कम 6 सीटें हाई प्रोफाइल होंगी जिन पर देश की नजरें होंगी। ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो फिर वो सर्वोच्च प्राथमिकता होगी लोगों की उस नज़र उस सीट पे बनाने की। भूपेंद्र यादव की चर्चा है कि उनको यादव बहुल हरियाणा के महेंद्रगढ़ सीट से भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। तमाम चीज़ें हैं, कयास हैं, प्रयास क्या रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो राजस्थान में सोनिया गांधी के आने से क्या कांग्रेस जो कि अब जा रही है नीचे की ओर एक बार फिर से, उसमें कोई नया प्राण या संजीवनी फूंकी जाएगी, बड़ा सवाल है। क्या लोकसभा चुनावों को लेके कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, जो कोशिशें हैं, जो शैली हैं और जो भीतर की
अदावत पे कपड़ा डाल के अभी कांग्रेस जो बैठी है, अगर उनको उगड़ नहीं जाने की उनके पास क्षमता है तो फिर क्या रहेगा उनका चुनाव में नतीजा या परफॉर्मेंस, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थिंक 360 को। धन्यवाद।